Assalamualaikum guys and welcome back to my C++ series. ओके, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स का इस्तेमाल क्या है और क्यों है, किस लिए ज़रूरी हैं। हेडर फाइल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जितनी भी C++ की CPP फाइल्स हैं वो एक सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट होती हैं। सेपरेट ट्रांसलेशन यूनिट का ये मतलब है कि एक फ़ाइल को ये नहीं पता कि दूसरी फ़ाइल में क्या है जब तक कि हम उसको बताएं नहीं। तो हर ट्रांसलेशन यूनिट में जो फंक्शंस हैं उनके दरमियान अगर हमने कनेक्शन क्रिएट करना है कि एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के फंक्शंस के बारे में पता चले, तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस। और फंक्शन डिक्लेरेशंस अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाएं तो फिर वो एक मेस बन जाता है, और वो मेस कैसे बनता है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो मेरे प्रोजेक्ट का कि मेरे पास एक main.cpp है, एक println.cpp है, एक utility.h है और एक functions.h है। .h मतलब .header फाइल। और अगर मैं विजुअल स्टूडियो में जब मैं एक हेडर फाइल क्रिएट करता हूँ, बाय द वे राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम और हेडर फाइल, तो मैं चेक करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो में लिए एक लाइन में ऐड करते हैं प्राग्मा 1 की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्राग्मा 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है उसके बारे में मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ कि वो क्या करता है बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेकिन लेट्स से कि अब main.cpp में मैं एक फ़ंक्शन कॉल करना चाहता हूँ प्रिंट लाइन का या init का। ठीक है, init का फंक्शन मैं कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन वो init का फंक्शन है किधर? वो init का फंक्शन println.cpp में है। और ये क्या करेगा कि एक फ़ंक्शन, ये मज़ीद खुद एक फ़ंक्शन कॉल करेगा प्रिंट लाइन का, और ये क्या करेगा कि इनिशियलाइज्ड। ठीक है, इनिशियलाइज्ड। अब सिचुएशन को जिस तरह किया है कि मैं main.cpp से ये init फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ println.cpp का, और println.cpp में मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ प्रिंट लाइन का, जो कि मौजूद होगा cpp main.cpp में, जो कि मैं अभी लिख भी देता हूँ void println const मैसेज। और ये क्या करेगा कि सिंपली सी आउट कर देगा मैसेज को कंसोल के ऊपर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो अलग फाइलों के फंक्शंस को अलग अलग फाइल से कॉल करूँ। तो main.cpp को तो पता है कि ये फंक्शन इधर मौजूद है, मैं इसको सिंपली कॉल कर सकता हूँ कि प्रिंट लाइन। ओके, ठीक है, तो ये इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन को ये नहीं पता कि ये init फंक्शन कहाँ पे है। सिमिलरली println.cpp में init यहाँ पे तो मौजूद है, इसको ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो ये डिफ़ाइन हो रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये प्रिंट लाइन का फंक्शन कहाँ पे है। अब बताने का जो मेन तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो तो ये है कि हमने इस फाइल के अंदर जो फंक्शन कॉल हो रहा है दूसरी बाहर वाली फाइल का, उसका सिग्नेचर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। इन दैट केस हमारे पास जो प्रिंट लाइन का फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो मैं इस फाइल को बता दूंगा कि ठीक है, ये सिग्नेचर ले लो फंक्शन का प्रिंट लाइन, वो रिटर्न वॉइड करेगा, उसका नेम प्रिंट लाइन होगा, और वो एक पैरामीटर लेगा const 4 का। ठीक है, बाकी चीज़ें लिंकर पे छोड़ दो। अब ये लिंकर का काम होगा कि वो इस फंक्शन को ढूंढे। तो हमने बेसिकली कंपाइलर के साथ प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, ये फंक्शन कहीं ना कहीं किसी ट्रांसलेशन यूनिट में या किसी CPP फाइल में जो है ना अवेलेबल होगा। ठीक है, फ़ाइन। अब यही काम मैं इस फाइल में भी कर सकता हूँ कि मैं मेन को बताता हूँ कि मेन, आप फिक्र मत करो कि किसी और फाइल में init का फंक्शन होगा जो कि void रिटर्न करेगा और कुछ भी नहीं लेगा, कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा। अब चेक करो, दोनों फाइलों से एरर क्लीन हो गए हैं, किसी फाइल में एरर नहीं आ रहा, और इनफैक्ट अगर मैं इनको कंपाइल करूं तो बिल्ड सक्सेसफुल होके कोड जनरेट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं जितनी भी फाइलें बनाऊंगा, अब ये तो सिर्फ 2 फाइलें हैं और ये तो सिर्फ एक एक फंक्शन की बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं println.cpp में मेरे कोई 5 से 6 फंक्शन हो, और उन 5 से 6 फंक्शंस को मैं main.cpp में कॉल कर रहा हूँ। तो क्या उन 5 के 6 फंक्शंस को मैंने इस तरह अलग-अलग से जो है ना यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा? तो उसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल आपने करना होगा। तो फिर दूसरी बात बंदे के जहन में आती है, तो ये तो बहुत एक जो है ना लेज़ी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा काम है इसमें। ये तो एक बहुत अनफेमिलियर सा काम है कि मैं एक फ़ंक्शन को दूसरी फाइल कॉल करने के लिए इस तरह मैंने हर फाइल में उनको पेस्ट करना होगा। तो फिर यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारे पास जो एंट्री आती है ना, वो हेडर फाइल्स की आती है। किस तरह आती है? सपोज़ मेरे functions.h में मैं इन दोनों जो मेरे सिग्नेचर्स हैं फंक्शंस के, init का, इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, और जो मेरा
प्रिंट लाइन है इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अब इस हेडर फाइल में ये दोनों जो सिग्नेचर्स हैं फंक्शंस की, जो डिक्लेरेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। और हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि जो इंक्लूड का प्री प्रोसेसर है वो बेसिकली उसका काम ही यही है कि वो एक फ़ाइल के कंटेंट्स को कॉपी करता है, दूसरी में पेस्ट कर देता है। तो अगर मेरे वो जितने भी 50 फॉर एग्जांपल 50 फंक्शंस हैं और वो 50 के 50 मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा डिक्लेयर कर दूँ, उनके सिग्नेचर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ और इस फंक्शन की फ़ाइल को फिर मैं जो है ना इंक्लूड कर लूँ अपने प्रिंट लाइन डॉट सीपीपी के अंदर भी, और मैं इंक्लूड कर दूँ अपनी मेन डॉट सीपीपी के अंदर भी, तो क्या होगा कि इंक्लूड सबसे पहले जाएगा फंक्शन से इन दोनों को उठा के पेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो प्रिंट लाइन को पता चल जाएगा कि ठीक है प्रिंट लाइन एक फ़ंक्शन किसी और फाइल में मौजूद होगा, किसी और फाइल में अवेलेबल होगा, फ़ाइन। मेन में यही चीज़ यहाँ से कॉपी होकर पेस्ट होगी। मेन को पता चल जाएगा कि ठीक है किसी और फाइल में इनिट का फंक्शन अवेलेबल होगा। तो दोनों फाइलों को अपने सिग्नेचर मिल जाएंगे, तो उनको इस बात का गिला नहीं रहेगा कि ये फंक्शन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा इस फाइल में। इस तरह इन दोनों के एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये प्राग्मा वंस क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो चीज़ भी हैशटैग से शुरू होती है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है या वो प्री प्रोसेसर कमांड होती है, और सबसे पहले जो है ना C++ का जो प्री प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करता है, उसको एवेल्यूएट करता है। प्राग्मा वंस जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है वो ये देती है कि अगर ये फ़ाइल किसी CPP फाइल में एक दफ़ा कॉपी हो गई है तो दोबारा उसी फाइल में उसको कॉपी मत करना। मेरी बात में थोड़ा सा अगर उस पर गौर करें, मैंने क्या बोला है कि इंस्ट्रक्शन ये रोकती नहीं है इंक्लूड करने से। मैं मेन डॉट सीपीपी में इसको 3 दफ़ा इंक्लूड कर सकता हूँ, 50 दफ़ा इंक्लूड कर सकता हूँ। इस बात से नहीं रोक रही, इस बात से रोक रही है कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो अगर एक दफ़ा मेन में आपने पेस्ट कर लिए हैं तो दोबारा अगर मैं इसको कॉल करूं भी तो दोबारा इनको उठा के ना पेस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर किस किस्म की सिचुएशन बनेगी, फिर इस किस्म की सिचुएशन बन जाएगी कि एक दफ़ा पेस्ट होगा फिर दोबारा अगला इंक्लूड भी यही है तो दोबारा पेस्ट हो जाएगा। अब इसका नुकसान अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, इसका नुकसान अभी कुछ नहीं है क्योंकि अगर अभी मैं इसको कंपाइल करूँ तो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। इसका नुकसान कब है, अगर इन दोनों को मैं यहाँ पे इंक्लूड वो छोड़ दूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता हूँ। अब मेरी अल्फाजों पे अगर आप गौर करें, मैं स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल प्लेयर का स्ट्रक्चर है, अगर मैं functions.h के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता हूँ और मैं कहीं भी गलती से इस इंक्लूड को 2 दफ़ा इस फाइल को 2 दफ़ा इंक्लूड कर रहा हूँ इस हेडर फाइल को, और प्राग्मा वंस मेरे हेडर फाइल में नहीं है, तो क्या होता है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और ये लो स्ट्रक्ट टाइप रीडेफिनेशन का एरर हमारे पास आ रहा है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि ये दोनों लाइंस तो चलो ठीक है, अगर 2 दफ़ा पेस्ट हो भी गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है इसका मतलब है कि मेन डॉट सीपीपी में स्ट्रक्ट एक प्लेयर नाम का स्ट्रक्ट 2 दफ़ा डिफ़ाइन हो रहा है। हम सेम नेम के 2 स्ट्रक्चर नहीं डिफ़ाइन कर सकते, स्ट्रक्चर्स के नाम हमेशा यूनिक होने चाहिए। तो ये हमारे पास इशू हो रहा है। लेकिन अगर इसी फाइल के अंदर मैं सिर्फ इस प्राग्मा वंस को अनकमेंट कर दूँ और ये यहाँ पे अभी भी 2 दफ़ा इंक्लूड हो और मैं कंपाइल करूँ तो क्या होगा, कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और हमारे पास कोई डुप्लीकेशन का एरर नहीं आया। तो इससे साबित क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि प्राग्मा वंस का जो यूज़ है वो हमें इन चीज़ों से जो है ना हमारे इस रीडेफिनेशन के जो इशू हैं इससे हमें रिजॉल्व करके हमें छुड़ा देता है। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, मैं इतना स्टूपिड तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे functions.h इंक्लूड करूँ और उसी के नीचे मैं functions.h इंक्लूड कर दूँ। मुझे पता है कि मैंने functions.h इंक्लूड किया है, तो मैं दोबारा बेवकूफ़ों की तरह क्यों functions.h इंक्लूड करूँगा। तो उसका जवाब ये है मेरे प्यारे से भाई कि कभी कभार C++ में हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से प्रोग्राम्स होते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक utility.header फाइल है, उसके अंदर मैं अपनी सारी कॉमन हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल iostream या मेरे functions.h। और क्या होता है कि मैं करंट लाइन में functions.h को इंक्लूड कर रहा हूँ, अभी मैं इसको कर देता हूँ utility.h, ठीक है। यानी इस फाइल के अंदर ये दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट होंगी। और मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर अब मैं यूटिलिटी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई फंक्शन मैंने यूटिलिटी में डिक्लेयर किया हो लेकिन फंक्शन में ना किया हो, तो यूटिलिटी भी इंक्लूड कर रहा हूँ और फंक्शन भी इंक्लूड कर रहा हूँ।
अब ज़रा इस सिचुएशन पे गौर करो, यूटिलिटी से क्या कॉपी होगा, आईओस्ट्रीम और फंक्शंस डॉट है। ज़रा इसको सिम्युलेट करते हैं तो ये प्री प्रोसेसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 2 दफ़ा आईओस्ट्रीम, 2 दफ़ा फंक्शंस डॉट एच। तो और अगर इस सिचुएशन में हमारे पास ये प्राग्मा वंस डिफाइंड ना हो, तो अभी मैंने आपको आई थिंक कुछ ही सेकंड पहले ये शो कर दिया था कि हमारे पास किस किस्म के रीडेफिनेशन के एरर्स आते हैं, और हम इसलिए जो है ना प्राग्मा वंस यूज़ करते हैं एडर फाइल्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं, और जब बहुत सारी फाइलें एक दूसरे को इंक्लूड कर रही होती हैं एडर फाइल्स, तो कौन सी फ़ाइल किस फाइल को कितनी दफ़ा इंक्लूड कर रही है गलती से भी, तो इस चीज़ का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इस चीज़ का ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन सिचुएशंस में जो प्राग्मा वंस जैसी प्री प्रोसेसर कमांड्स है बहुत यूज़फुल होती हैं। दूसरी बात करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हेडर फाइल में इस तरह प्राग्मा वंस नज़र आए। कुछ जो ओल्ड प्रोग्रामर्स हैं, जो कुछ ओल्ड प्रोग्राम्स हैं, या वो प्रोग्राम्स हैं जो पुराने कंपाइलर्स के ऊपर लिखे गए हैं विजुअल स्टूडियो के अलावा, उनमें आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएगी जो कि मैं आपको इस आईओस्ट्रीम के अंदर शो करके दिखा सकता हूँ। कि मैं अगर यहाँ पे आईओस्ट्रीम के इसको ऐसे करते हैं, इसको यूटिलिटी कर देते हैं, क्योंकि यूटिलिटी के अंदर आईओस्ट्रीम मौजूद है। अगर मैं आईओस्ट्रीम की फ़ाइल ओपन करूँ तो आईओस्ट्रीम के अंदर हम चेक करें तो यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर कमांड है, इफ़ नॉट डिफाइंड, एन का मतलब है नॉट, इफ़ नॉट डिफाइंड आईओस्ट्रीम, कि अगर ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं हुई तो उसको हैशटैग, मतलब ये एक और कमांड है कि डिफ़ाइन कर दो आईओस्ट्रीम को। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। अगर अंडरस्कोर आईओस्ट्रीम अंडरस्कोर, अगर ये सिंबल डिफ़ाइन नहीं हुआ, इफ़ नॉट डिफाइंड आईओस्ट्रीम, तो उसको डिफ़ाइन कर दो। और फिर नीचे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एंड इफ होगा उस आईओस्ट्रीम का। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे ये स्टोरी है कि जब वो कंपाइलर्स जो कि प्राग्मा वंस सपोर्ट नहीं करते, प्राग्मा वंस कुछ कंपाइलर्स पे सपोर्ट नहीं है। आई थिंक मेरे ख़्याल में जो पुराने जीसीसी या क्लैंग के कंपाइलर्स थे उनमें प्राग्मा वंस की सपोर्ट नहीं थी। तो वहाँ पे प्रोग्रामर्स क्या करते थे, वहाँ पे वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके ना बिल्कुल इसी प्राग्मा वंस का जो रिज़ल्ट था वही जनरेट करने के लिए वो इस तरह की सिचुएशन करते थे। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसी के नीचे लिख लूँ डिफाइन आईओ स्ट्रीम, तो चेक करेंगे कि अगर ये वैल्यू जी, अब देखो कि ये डार्क हो गया है, और ये डार्क होने का इसका मकसद क्या है कि हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया है। तो ये जो इफ़ नॉट डिफाइंड वाले जो कंडीशन थी यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो उसने इसको मतलब इसको कॉपी करने, इसको डिफ़ाइन करने से इनकार कर दिया है। यही सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम आईओस्ट्रीम को कॉपी करते हैं इंक्लूड के साथ। तो उसने एक दफ़ा यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो वो जो आईओस्ट्रीम का जो सिंबल है वो डिफ़ाइंड नहीं है। जब दूसरी दफ़ा मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो अब वो सिंबल डिफाइंड है, तो वो दोबारा वहाँ से जो है ना यहाँ पे पेस्ट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक प्राग्मा वंस के साथ। जो ये तरीका है इफ़ नॉट डेफ वाला, ये बेसिकली ये बाकी कंपाइलर्स को सपोर्ट करने के लिए है जो प्राग्मा वंस सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल में जितने भी लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं C++ के, सब प्राग्मा वंस सपोर्ट करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है ऑफिशियल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो इन्होंने फिर भी ये दोनों रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा पुराना कोई कंपाइलर यूज़ कर रहा हो तो उसके लिए एरर ना आए। लेकिन प्राग्मा वंस हर कंपाइलर पे, मॉडर्न कंपाइलर पे सपोर्टेड है, और मैं हमेशा पर्सनली प्राग्मा वंस ही यूज़ करता हूँ। इफ़ नॉट डेफ वाला काम मैं नहीं करता। लेकिन बताने का मकसद ये था कि आप हो सकता है कोई ऐसा कोड देखो कभी कि जिसमें वो इफ़ नॉट डिफाइंड वाला जो है ना प्री प्रोसेसर कमांड यूज़ करके और प्राग्मा वंस का तरीका जो है ना सिम्युलेट किया गया हो। लेकिन दोनों सेम चीज़ें हैं, और प्राग्मा वंस काफ़ी नीट है, एक ही लाइन में हो जाता है। फिर बात आती है कि जब हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो हम कभी कभार एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और कभी कभार हम कोटेशंस यूज़ करते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हर प्रोजेक्ट, जितने भी C++ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम उनके लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं इंक्लूड पाथ। अब इंक्लूड पाथ क्या होते हैं, ये वो बेसिकली फ़ोल्डर होते हैं, एक डायरेक्टरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कंप्यूटर पे एक फ़ोल्डर है D ड्राइव के अंदर, जिसको मैं कह देता हूँ C++ इंक्लूड्स।
तो मेरे प्रोजेक्ट में अगर मैं उस C++ इंक्लूड्स को इंक्लूड पाथ के अंदर डाल दूँ तो मैं अपनी उस फोल्डर के अंदर जितने भी हेडर फाइल्स होंगे उन सबको मैं इस एंगुलर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकता हूँ। इसको एक्सप्लेन मैं कैसे करूँगा, अगर इस आईओ स्ट्रीम के ऊपर मैं राइट क्लिक, बल्कि मैं इसके अंदर इंटर हो जाऊँ आईओ स्ट्रीम के अंदर और इस फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। ओपन कंटेनिंग फोल्डर में अगर मैं जाऊँ तो ये देख रहे हैं आप एक बहुत बड़ा सा पाथ है, ठीक है, डी प्रोग्राम फाइल्स, विजुअल स्टूडियो, फलां फलां फलां, और फिर इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड। इस इंक्लूड के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। अब ये जो पाथ है ये बाय डिफ़ॉल्ट हर C++ के प्रोजेक्ट के लिए इंक्लूडेड होता है विजुअल स्टूडियो में, तो इसलिए मैं बहुत आराम से एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करके जितनी भी वो हेडर फाइल्स हैं सबको एक्सेस कर सकता हूँ। इसीलिए जब आप खाली इंक्लूड के साथ एक एंगुलर ब्रैकेट डालते हो तो ये सारी हेडर फाइल्स आपको शो होती हैं जो कि उस फोल्डर में मौजूद हैं। दूसरे साइड पे जो कोटेशंस वाली इंक्लूड, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं और कोटेशन में फ़ाइल का नाम लिखते हैं, वो कौन से इंक्लूड हैं जिसमें हम पाथ रिलेटेड टू द करंट फाइल बताते हैं। यहाँ पे अब मैं उन हेडर फाइल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कि utility.h के साथ मौजूद हैं। जो जिस फोल्डर में utility.h है उस फोल्डर के अंदर जितनी भी हेडर फाइल्स हैं मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की फोल्डर में जाऊँ तो यूटिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अब हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर हो जहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कह दूँ कि इंक्लूड का फ़ोल्डर है और यहाँ पे मेरी एक हेडर फाइल मौजूद है जिसका नाम है test.h, ठीक है। अब test.h को मैं इंक्लूड करूँगा तो मेरी जो यूटिलिटी की फ़ाइल है, मेरी यूटिलिटी की फ़ाइल तो मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में है और जो फाइल मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ वो एक इंक्लूड फोल्डर के अंदर test.h। तो अगर मैं इस कोटेशन मार्क को इंसर्ट अप करूँ तो मेरे पास एक फ़ोल्डर शो हो रहा है और वो फोल्डर क्या है, इंक्लूड का, और इंक्लूड के अंदर फिर मेरे पास क्या है, test.h। तो मैं इस पाथ के रिलेटिव इस फाइल को ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर ये फ़ाइल किसी फोल्डर, एक और फोल्डर पीछे होती यूटिलिटी के, तो मैं डबल डॉट लगा के पीछे जाता तो मेरे पास वो फाइल्स यहाँ पे शो हो जाती। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इनके अंदर, दोनों के अंदर, कि एक जो है तो इंक्लूड पाथ पे काम करती है और दूसरी जो है तो रिलेटिव टू द करंट फाइल पाथ, जहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसके जो है ना उसके रिलेटिव हम हेडर्स इंक्लूड कर सकते हैं। एक और बात जो मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि कुछ जो इंक्लूड हेडर फाइल्स हैं इंक्लूड की, अगर हम उनको चेक करें तो कुछ के साथ .h होता है और कुछ के साथ .h नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईओ स्ट्रीम की बात करूँ तो आईओ स्ट्रीम के साथ .h नहीं है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल मैथ की बात करूँ तो मैथ के साथ h है। तो ये बेसिकली जिसने C++ के रूल्स सेट किए हैं उसने डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया है कि जिन हेडर फाइल्स के साथ .h होता है वो बेसिकली C की लाइब्रेरीज़ हैं और जिनके साथ .h नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम, वो C++ की लाइब्रेरीज़ हैं। अनदर थिंग कि विजुअल स्टूडियो के जो लेफ़्ट साइड पे हमें सोर्स फाइल्स और हेडर फाइल्स के जो दो ये फ़ोल्डर नुमा नज़र आ रहे हैं, ये फ़ोल्डर हैं नहीं, ये बेसिकली फ़िल्टर्स है और हम इनको दो तरीक़ों से एवेल्यूएट कर सकते हैं कि ये फ़ोल्डर हैं कि नहीं। एक तो यही है कि मैं अगर अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोई सोर्स फाइल्स और हेडर फाइल्स का फ़ोल्डर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं राइट क्लिक करूँ और ऐड के ऑप्शंस में जाऊँ तो यहाँ पे न्यू फ़िल्टर है, न्यू फ़ोल्डर नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि फ़िल्टर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं फ़ोल्डर्स के अंदर। बेसिकली फ़िल्टर्स का मतलब है कि हम अपनी फाइल्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि देखने वाले को पता चले कि ठीक है हेडर फाइल्स ये हैं, सोर्स फाइल्स ये हैं। इनफैक्ट मैं अपनी utility.h को सोर्स फाइल के फ़िल्टर में भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन वो बुरा लगता है, ज़ाहिर सी बात है, ये सोर्स फाइल नहीं है, ये एक हेडर फाइल है, तो ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है। बाकी विजुअल स्टूडियो की एक फ़ीचर है जिसमें हम यहाँ पे फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर लेआउट में हम देखते हैं कि फ़ोल्डर्स मौजूद हैं या नहीं, जो कि ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं फ़ोल्डर व्यू में हूँ, अब मुझे अपना इंक्लूड का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है और उसके अंदर जो फाइलें हैं। यानी अब ये एक और टॉपिक है जो हम विजुअल स्टूडियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अलग से। लेकिन इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मेरे हेडर फाइल्स का फ़ोल्डर शो हो रहा है, ये फ़ोल्डर नहीं है, ये फ़िल्टर है और फाइल्स हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ रखें।